चलो जी दोस्तों, होगी तैयारी काम पे जाने की। तो नमस्ते, सुप्रभात। नए दिन की नई शुरुआत इन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के साथ। बादल बूदल हट गए हैं। पहले तो बादल दिखा रहे थे ये फोरकास्ट में कल, और ये देखो नीचे पानी पानी कितना हो गया, क्योंकि टेम्परेचर प्लस में चल रहा ना। ये चिट्टे डाल के गया मेरे। और आज है मंडे का दिन है। आज मंडे है, हाँ तक आज मंडे है, कल शिवरात्रि है। तो बाप रे, बहुत ज़्यादा आज तो कार पे ना क्या कहते हैं, गंदी गंदी हो जाएगी कार आज। चलो कोई नहीं, चलिए दोस्तों निकलते हैं फिर धीरे धीरे। और पानी पानी हो रखा है अब तो ये सड़क के ऊपर यार। ये अब ऐसे ही प्लस में ही जा रहा है कितने दिन तक। देखो यहाँ भी पानी पानी हो गया, और ये तो पिघल ही गया, देख लो। आज भी +3 है अभी, और ये शायद 1-2 दिन में +7, 8, 9 तक जा रहा है। तो चलो कोई नहीं, जाने दो इसको भी, है ना। जाना ही है, अब गर्मियाँ आनी है तो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर तो ठीक रहता है। ग्रीनरी भी आनी शुरू हो जाएगी अब थोड़े दिन में। चलिए जी, भगवान का नाम लेके ओम नमः शिवाय। हमारे कुछ दोस्त हैं जो यानी कि व्यूअर, तो जिनको ये उत्सुकता रहती है कि हम अगर जैसे, क्योंकि जो भी कनाडा आना चाहता है या पश्चिमी दुनिया में आना चाहता है, तो उनको थोड़ा सा ये रहता है भी किसी तरह से हमारा कोई सिस्टम बने कि हम कनाडा पहुंच जाए। तो अब उनके क्वेश्चन भी होते हैं अलग अलग कई तरह के। तो उनको लगता है कि भी शायद कोई मेरे थ्रू कोई सिस्टम बन जाए। मुझे खुशी होती अगर मैं किसी के ऐसे काम आ जाता, लेकिन डिसीज़न क्योंकि हर किसी का अपना होता है ना। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे जो भी है, सिस्टम को बता रहा हूँ या यहाँ की लाइफ को बता रहा हूँ, क्योंकि जो लाइफ हमको दिखाई जाती है ना, वो डिफरेंट होती है, और जो एक्चुअल में यहाँ पे लाइफ है वो डिफरेंट। जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे जैसे देशों में सोशल जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, इंटरकनेक्टेड होता है। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं। यहाँ पे जितना मर्जी पैसा है, जो भी है आपके पास, सबका सिस्टम वही है। तो इसलिए और कहते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे देना मैं पसंद करूँगा कि जेल के अंदर जो कैदी को रखा जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं ना। उसको एक, जैसे बोलते हैं कि बस एक छोटी सी दायरे के अंदर उसको सीमित कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल्ड लाइफ। तो ये एक किस्म से ओपन जेल है। यहाँ पे कोई सोशल सर्कल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस रोबोट की तरह काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। और वो पैसे कमा के आदमी जब भारत के अंदर होता है ना, तो वो ये सोचता है यार मैं तो बस फटाफट पैसे कमा के और वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो नहीं हो पाता है। कमा ही नहीं पाता बंदा, बचा ही नहीं पाता कि वापस लेके जा सके, क्योंकि उसको ये इतना कर्जाई बना देते हैं ना उस बंदे को। कार लेना आसान है, घर लेना आसान है, और बाकी खर्चे यहाँ पे वैसे ही आजकल महंगाई बढ़ गई। बाकी ये वीडियो आप देख लेना, इसकी जो ये गवर्नर की, यहाँ की जो बैंक ऑफ कनाडा का जो गवर्नर है, सरकारी जो बैंक का, जैसे हमारा RBI होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसी तरह का उसकी ये मैंने इसीलिए ये अभी 2 दिन पुरानी ये वीडियो साथ में लगा रहा हूँ कि हमारे दोस्तों को इसकी जानकारी मिल सके कि भी मैं जो बातें हैं वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, या जो मैं दिखा रहा हूँ वो वही सच्चाई है। इसमें कोई
मतलब कुछ भी बनावटी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भी मैं कुछ बना के और जानबूझ के गलत दिखा रहा हूँ ताकि लोग यहाँ पे ना आए या ऐसे है। ये तो बल्कि अभी फ़िलहाल जो हम जैसों के यहाँ पे बच्चे भी रह रहे हैं, हमें उनकी भी बल्कि फ़िक्र है, अभी टेंशन है, क्योंकि जो हालात बताए जा रहे हैं और एक्चुअल में है। और लॉ एंड ऑर्डर का तो मैंने आप लोगों को अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में बता दिया था कि हम कहते हैं ना कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है वहाँ पे पॉलिटिकल वो बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कह सकते इनएक्टिव है, पॉलिटिकल लोग वहाँ पे इनएक्टिव है, नहीं, वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्निवेंस होती है, नेक्सस होता है, वहाँ पे सपोर्ट होती है। सिर्फ वहाँ पे अपने इंडिया के अंदर मैंने देखा कि एक जो पॉलिटिकल कल्चर बन गया है ना, वो बहुत ही बेकार का कल्चर बन चुका है। यानी कि जिसको कह सकते हैं कि लालच भर गया है पूरा, और जबकि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो है पॉलिटिशियंस को है। कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, उसके बारे में अरे सुविधाएं, तनख्वाह तो बढ़िया मिलती और सुविधाएं अलग, हर चीज़ की सुविधा, घर की, खाने पीने की, नौकरों की, पेंशन की, मतलब सारी कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी आराम से बेफिक्र होकर काट सकते हैं। लेकिन इंसान का लालच, जो इंसान की शिक्षा है, वो उनको जीने नहीं देती उस संतुष्टि में। वो आगे के आगे और ज़्यादा उनको लालच आता रहता है और वो एक से एक घटिया काम करते रहते हैं। लोगों को, जिन लोगों ने उनको चुन के बनाया होता है अपना नेता, अपने लिए काम करने वाला, तो वही जो काम करने की बजाय उन्हीं लोगों को वो लूटना शुरू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। दिखाएंगे तो मतलब, और फिर मानसिक तौर पे इतने ज़्यादा ये लोग हिपोक्रिट हो जाते हैं, दोगले हो जाते हैं कि इनको आपके खिलाफ काम करते हुए भी वो नहीं होती। सामने सामने बहुत मीठे बन जाएंगे और आपके हितैषी बन जाएंगे, लेकिन पीछे से आपकी ही जड़ों को काटने लग जाते हैं। जड़ों को काटने का मतलब ये है कि जो इनके फ़ायदे की चीज़ होगी ना, उसको करेंगे ये। आपका फ़ायदा उसमें, चाहे फ़ायदा तो छोड़ो, आपका चाहे अहित होता हो तो भी वो करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये है यहाँ भारत के पॉलिटिशियंस की सच्चाई। अब ये जो एक बन चुका है, तंत्र बन चुका है पॉलिटिशियंस का, अब उसमें अब देखो जो संस्कारी नेता अब आ रहे हैं, अब उनकी वजह से कितना फ़र्क पड़ता है। पिछले 10 सालों में, 10-12 साल से तो चलो ठीक है, करप्शन में भी कमी है, उसी हिसाब से सोच विचार में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अब देखते हैं वो सिस्टम सुधरने में, क्योंकि रग रग में बस चुकी है ना चीज़ें। तो अब उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आने में कितना टाइम लगता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे इनर्टनेस है, और इनर्टनेस भी यहाँ पे इसलिए ऐसी बनाई जाती है जानबूझकर। यहाँ पे है इनर्टनेस और वहाँ पे है नेक्सस। तो उस चीज़ में फ़र्क है, लेकिन दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो सेम है। इफ़ेक्ट आम आदमी की लाइफ ही है, जहाँ तक कि सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर हम कहें कि बिज़नेस भी ठीक है, कानून ऐसे हैं कि आप बिज़नेस आराम से खोल सकते हो, चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, लोन भी हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन फिर ऐसे ना हो कि भी तुम बिज़नेस को फिर कहीं से भी एक्वायर भी कर लो। बिज़नेस बिकते भी बहुत है, और बिकता कौन है? वही बिकता है ना जिसमें कमाई ना हो। देखने में तो बिज़नेस लग रहा है वो, लेकिन वो बेच रहा क्यों है? बिज़नेस क्यों खोलता है इंसान? कमाई करने के लिए। अब ऐसा बिजनेस भी ले लो, लोन लेके, वो तो ठीक है, निकल गया पहले वाला, कैसे भी करके कहीं कहीं इधर उधर कहीं जॉब करेगा, कुछ करेगा। बाकी वेदर और ये सारी जो हार्श एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं, वो तो है ही है। वो जो है वो तो है ही है। 7-8 महीने के लिए, 7 महीने के लिए कम से कम तो है ही है ना, बिल्कुल ही। और यहाँ पे 5 महीने की लाइफ की पॉसिबिलिटी है एक्चुअल में। बाकी तो 7 महीने ज़बरदस्ती का यहाँ पे बनाया हुआ सिस्टम।
और वो उसके बाद यानी खर्चे इतने, फिर टैक्सेस इतने, फिर मतलब क्योंकि जब सहूलियत है तो किस लिए है वो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बड़ा करो। बस सिर्फ अल्टीमेट मकसद यहाँ की लाइफ का, यहाँ की सरकारों का यही है कि बड़ी से बड़ी इकोनॉमी बनाओ। बड़ी से बड़ी चीज़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घूमता हुआ नज़र आना चाहिए। हाँ भाई, तो बाकी ये आप इन महाशय की जो है वीडियो भी आप देखिए तो पता चलेगा भी किस तरह का सिनेरियो आने वाले समय में होने जा रहा है। अभी भी है ग्रोथ रेट जो कनाडा का इस टाइम है वो 1.8% है, 2 ट्रिलियन से भी छोटी इकॉनमी है, ठीक है। भारत की ग्रोथ रेट 7%, नहीं तो चलो 6% लगा लो, 6-7% के बीच की ग्रोथ रेट है और 3 ट्रिलियन से ऊपर की इकॉनमी है भारत की। तो मैं ये ग्रोथ तो मैं मानते ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सिंपल क्या एक आंकड़े जो है वो ज़्यादातर हम बड़ा छोटा करके देख लेते हैं ना चीज़ों को, तो उस वजह से ये बता रहा हूँ। अन्यथा इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, बकवासबाजी है ये। उससे आम आदमी को रिलीफ कहाँ मिल रहा है ये देखो ना, उससे ज़्यादा काम ये आम आदमी से ले रहे हैं, उससे ज़्यादा आम आदमी को सहूलियत और फैसिलिटीज़ की नाम पे आम आदमी को ज़्यादा हरास कर रहे हैं, फ्लीसिंग कर रहे हैं। सिर्फ दिखावे की वो है ये पूरी दुनिया दिखावे की है। और जितना जो दिखावा चमक दमक ज़्यादा लग रहा है ना, जिसके पास बड़ी कार, बड़ा घर, चमक दमक वाला लगेगा, उसी को लोग सैल्यूट ठोकेंगे। इस वजह से सब उसी दौड़ में लगे हुए हैं बस। चलो बाकी करते हैं बातें। मैं पहुंच गया हूं अपने अड्डे पे और चलता हूं अंदर की तरफ, थोड़ा काम वाम करके फिर शाम को मिलते हैं आपको वापस आके। टेक केयर, नमस्ते। The economic consequences of a protracted trade conflict would be severe. ये हैं बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकक्लेम, ठीक है। तो इनकी बातें सुन लो। मतलब ये अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ये देखो, ये 21 फरवरी की है ना, ये 2 दिन पुरानी ये ग्लोबल न्यूज़ है। मतलब मैं कोई ये मेरे अपने विचार नहीं है या कहीं से ढूंढ ढांड के लाया हूँ मैं इसकी वीडियो, तो ये करंट है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या होता है ना, वो ये जो कहावत बनी हुई है दूर के ढोल सुहावने, वो इसीलिए बनी है। हम लोगों को लगता है यार पता नहीं दूसरी जगह पे सारी रोजी रोजी पिक्चर देखते हैं हम, सारी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर दिखने वाली चीज़ें ही हमको दिखाई जाती हैं। ज़्यादातर दिखाना है उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है। बिजनेस कौन सा? यहाँ पे इमिग्रेंट्स बुलाने का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बुलाने का, यहाँ पे टूरिस्ट बुलाने का। तो अब यहाँ पे आप किस तरह से आना चाहते हो, इमिग्रेंट, टूरिस्ट या बिजनेसमैन, ये अब आपने डिसाइड करना है। तो ये थोड़ी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टोटल जो फैक्ट है वो आपको बताऊँ। मेरी लाइफ आप देखते ही हैं, कहीं मतलब रूटीन, वही रूटीन है। ये नहीं है कि आज यार वहाँ चल उसको मिल लेते हैं, यार दोस्त वहाँ दुकान में बैठे होते हैं फलाने वाले चाय वाले के, या पान के बाहर खोखे में वहाँ पे बैठते हैं, पान खाते होते हैं, या जो भी है भी चल, या शाम को निकल गए टहलते हुए गलियों में, सड़कों पे। यहाँ कुछ नहीं। तो ये सब बोलने की बजाय मैं आपको दिखाता हूँ कि ताकि आप खुद देखें भी किस तरह की मेरी लाइफ चलती है। और यही लाइफ मोस्ट ऑफ नहीं, सभी की जो काम करने वाले हैं ना, जो तो यहाँ पे घूमने आते हैं, वो बढ़िया, वो तो मज़े में घूम घाम के चले जाते हैं। चाहे वो किसी के रिलेटिव्स हैं, चाहे वो किसी के पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी डिपेंडेंट्स हैं, जो आते हैं घूमने के हिसाब से, वो तो घूम फिर के चले जाते हैं। वो बढ़िया से जितनी देर 1 महीना 2 महीना 4 महीने यहाँ रहते हैं, वो इधर उधर पार्कों में घूमते हैं, कहीं घूमते हैं, वहाँ पे 2-4 और उन्हीं की तरह के जो लोग होते हैं उनको मिल लेते हैं और हो जाता है। अब इस चीज़ में फिर भी मुझे कई मेरे जो व्यूअर हैं, दोस्त हैं, आप सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनको फिर भी इस तरह से है, नहीं यार भी मुझे तो कनाडा जाना है, बस कनाडा में जाके मुझे पीआर मिल जाए, पैसे का मेरे पास ठीक है, हिसाब किताब जुगाड़ सही है, ये फिर भी मुझे पीआर नहीं दे रहे। तो ऑप्शंस आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे। जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं वो बहुत से ऑप्शंस आपको दे सकते हैं।
और डिसाइड आपने करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने व्यूज़ बताता हूँ और कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। जो प्रकृति है वो तो नो डाउट जैसी है वो आप देखते ही हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन वही है अभी कुछ देर के लिए तो अच्छी है। लेकिन अगर आप कहो कि 8-8 महीने यहाँ पे ये पूरा शटडाउन सा रहता है माहौल, हाँ कारोबार फिर भी चलते हैं, सड़कें फिर भी कारों से भरी रहती हैं, लेकिन पैदल आदमी नज़र नहीं आएगा कोई। तो ये है दोस्तों, बाकी इस बंदे की बातें सुन लो, ये बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर है, तो इससे आपको और पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के हालात कनाडा के फिलहाल चल रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कैसी सरकार बनती है, कैसा नेता आता है, सोच कैसी होती है उनकी, उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल इनकी बात सुन लेते हैं। Be very different, a very different shock than the COVID-19 shock. In the pandemic, we had a steep recession followed by a rapid recovery as the economy reopened. This time, if tariffs are long-lasting and broad-based, there won't be a bounce back. We may eventually regain our current rate of growth, but the level of output will be permanently lower. It's more than a shock. It's a structural change. The first thing we would see is a marked decline in exports. As Canadian goods become more expensive, U.S. demand for those goods would decline. A lower Canadian dollar would provide a partial offset. In our model, with the scenario based on the February 1 executive order, exports fall by about 8.5% in the year after tariffs take effect. That's the green line. Canadian exporters respond by cutting production and laying off workers. With exports to the United States accounting for roughly 1/4 of our national income, the shock will be felt across Canada. Lower export revenues would reduce household income, and retaliatory tariffs would raise the prices of many consumer goods. As a result, consumer spending on everything from cars to entertainment to housing would slow. With export and consumer demand weakening, Canadian businesses would also cut their investment spending, and higher costs and lower profit margins would restrain investment further. With retaliatory tariffs on some goods and a lower Canadian dollar, businesses will face higher import costs. Canadian businesses, and I'm looking at them, buy roughly half of their machinery and equipment from the United States. In addition, profit margins are squeezed because higher costs are gradually passed on to final goods prices in Canada. So what would this all mean for economic growth? Well, in our January projection with no tariffs, we forecast growth of about 1.8% in both 2025 and 2026. But in the tariff scenario, the level of Canadian output falls almost 3% over 2 years. That's the blue line. That implies tariffs would all but wipe out growth in the economy for those 2 years. But if we are faced with a prolonged trade conflict, the only way to offset this negative structural change is with a positive structural change. Now, structural policies are appropriately the responsibility of elected governments and parliaments, not the Bank of Canada.